बच्चों जय हिंद। आज हम पाठ्य पुस्तक स्वाति विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं पदखंड हिंदी पद साहित्य का विकास आधुनिक काल का हम अध्ययन करेंगे। भूमिका। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, किंतु सर्वमान्य रूप से इस विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला, भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा, द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। तीसरा, छायावादी युग सन 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। चौथा, प्रगतिवादी युग सन 1936 से 1943 ईस्वी तक। पांचवा, प्रयोगवादी युग सन 1943 से 1950 तक। छठवां, नई कविता सन 1950 से आज तक। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जाता है। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं। पहला, राष्ट्रीयता की भावना। दूसरा, सामाजिक चेतना का विकास। तीसरा, हास्य व्यंग। चौथा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। पांचवां, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। छठवां, काव्य अनुवाद की परंपरा। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनकी रचनाएं हैं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, प्रेम मल्लिका। दूसरा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, लालित लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं। तीसरा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास। चौथा, जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजनी। पांचवा, अंबिका दत्त व्यास, इनकी रचनाएं हैं भारत धर्म, हो होरी, पावस पचासा। छठवां, राधा चरण गोस्वामी, नवभक्त माल। बच्चों, अब हम द्विवेदी युग की ओर आगे बढ़ते हैं। यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने इस पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जिन्होंने नवजागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया। इस पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। एक ओर खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं संस्कृत रूप ग्रहण कर रही थी। दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया। इस युग में ऐतिहासिकता, पौराणिकता में भी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना का स्वर ही उभर कर सामने आता है। द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषताएं।
पहला देशभक्ति, दूसरा अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, तीसरा वर्णन प्रधान कविताएं, चौथा मानव प्रेम, पांचवा प्रकृति चित्रण, छठवां खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुपते चौपदे, रस कलश। दूसरा मैथिली शरणगुप्त, इनकी रचनाएं हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। तीसरा राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। चौथा माखन लाल चतुर्वेदी, इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण। पांचवा महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा, सुमन। छायावाद। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना है। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद माना है। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की व्याख्या इस प्रकार की है: छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसा छाया, तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसे श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। छायावादी काव्य की विशेषताएं। पहला व्यक्तिवाद की प्रधानता, दूसरा श्रृंगार भावना, तीसरा प्रकृति का मानवीकरण, चौथा सौंदर्य अनुभूति, पांचवा वेदना एवं करुणा का अधिकार, छठवां अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, सातवां नारी के प्रति नवीन भावना, आठवां जीवन दर्शन, नौवां अभिव्यंजना शैली। प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाएं। पहला जयशंकर प्रसाद, उनकी रचनाएं हैं कामायनी, लहर, आंसू, झरना। दूसरा सुमित्रानंदन पंत, उनकी रचनाएं हैं पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, उच्चवास। तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। चौथा महादेवी वर्मा, उनकी रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, निहार, संध्या गीत आदि। पांचवा राम कुमार वर्मा, इनकी रचनाएं हैं निशीथ, चित्रलेखा, आकाश गंगा आदि। बच्चों, अब हम रहस्यवाद का अध्ययन करेंगे। हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों को प्रिय रहा है। वेदों में उषा, मेघ, सरिता आदि के वर्णन में अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को लक्ष्य किया गया है। यह प्रकृति और जगत ही रहस्यमय है। कण-कण में परमात्मा के होने का आभास ही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार की है: चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जहां कवि इस अनंत परमत्व और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, वहां रहस्यवाद है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को भारतीय साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि माना है। रहस्यवाद की विशेषताएं। पहला अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। इस युग की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। दूसरा परमात्मा से विरह मिलन का भाव। आत्मा को परमात्मा की विरहिणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए गए हैं। तीसरा जिज्ञासा की भावना।
सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों तथा अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए गए हैं। चौथा, प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति की गई है। अब हम रहस्यवाद तथा छायावाद में अंतर को स्पष्ट करते हैं। रहस्यवाद, इसमें चिंतन की प्रधानता है, ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है। छायावाद, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, भावना की प्रधानता होती है, इसके मूल में प्रकृति होती है। उत्तर छायावाद, इस काल में प्रेम और रोमांस की एक कविता धारा चली थी, जिसके मुख्य कवि हरिवंश राय बच्चन, गोपाल सिंह नेपाली, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, हरिकृष्ण प्रेमी आदि हैं। इनमें एक सीमित क्षेत्र में अनुभूतियां व्यक्त की गई हैं। इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा नहीं चली। इन कवियों के काव्य में श्रृंगार, यौवन तथा प्रकृति का चित्रण बहुतायत से मिलता है। इनके काव्य में छायावाद के विकास के लक्षण दिखाई देते हैं। जहां छायावादी काव्य धारा की त्रयी प्रसाद, पंथ और निराला के रूप में जानी जाती हैं, वहीं उत्तर छायावादी काव्य धारा की त्रयी वचन, सुमन और अंचल के रूप में मानी जाती है। प्रगतिवाद, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन प्रगतिवादी साहित्यकार आर्थिक विषमता को ही वर्तमान दुख एवं अशांति का कारण स्वीकार करते हैं। आर्थिक विषमता के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बटा है, पूंजीपति वर्ग अथवा शोषक वर्ग, और दूसरा शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। प्रगतिवाद अर्थ, अवसर और संसाधनों के समान वितरण द्वारा ही समाज की उन्नति में विश्वास रखता है। सर्वहारा या सामान्य जन की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित करना और साहित्य में प्रत्येक समाज के सुख दुख का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना उसका लक्ष्य है। यह काव्यधारा शोषक वर्ग की भर्त्सना और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव रखती है। उपयोगितावाद और भौतिक दर्शन से प्रभावित होने के कारण यह काव्यधारा नैतिकता एवं भावुकता की अपेक्षा बुद्धि और विवेक पर अधिक विश्वास करती है। यह काव्यधारा कला की अपेक्षा जीवन को, व्यक्ति के अपेक्षा समाज को और स्वानुभूति को अपनी स्वानुभूति की अपेक्षा सर्वानुभूति को प्रधानता देती है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। पहला, शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। दूसरा, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। तीसरा, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। चौथा, ईश्वर के प्रति अनास्था। पांचवा, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। छठवां, प्रतीकों का प्रयोग। और सातवां, भागवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। प्रमुख प्रगतिवादी कवि। पहला, नागार्जुन। उनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। दूसरा, केदारनाथ अग्रवाल। उनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। तीसरा, शिव मंगल सिंह सुमन। हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। चौथा, त्रिलोचन। धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूं। पांचवा, रांगे राघव। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक आदि। छठवां, सुमित्रानंदन पंत, युगवाणी, ग्राम्या। प्रयोगवाद। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जा सकता है। इसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञे के संपादन में प्रतीक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ। सन 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात
तीसरा तार सप्तक। जीवन के प्रति विभिन्न कुंठाओं ने प्रयोगवादी कवि को शंकाकुल एवं भावकुल बना दिया है। कवि बहुत कुछ कहना चाहता है परंतु कुछ कह नहीं पाते। जीवन की यह घुटन इस वर्ग की कविताओं में व्याप्त है। जीवन की निराशाओं से दबकर ये कवि या तो कल्पना लोक की बातें करते हैं अथवा नारी के प्रेम में मुंह छुपा लेना चाहते हैं। इनमें पलायन वृत्ति साफ दिखाई दे रही है। इन कवियों ने नए उपमान, नया छंद विधान गढ़ने, नए शब्दों का प्रयोग करने तथा शब्दों में नए अर्थ भरने के प्रयोग भी किए हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता: पहला, नवीन उपमानों का प्रयोग। दूसरा, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। तीसरा, बुद्धिवाद की प्रधानता। चौथा, निराशावाद की प्रधानता। पांचवा, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। छठवां, अहंग की प्रधानता। सातवां, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। आठवां, मुक्त छंदों का प्रयोग। नौवां, व्यंग्य की प्रधानता। प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाएं: पहला, अज्ञेय। इनकी रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, इंद्रधनुष, ये रोंदे हुए। दूसरा, मुक्तिबोध। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। तीसरा, धर्मवीर भारती। इनकी रचनाएं हैं अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। चौथा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी रचनाएं बांस के फूल, एक सुनी नाव, काठ की घंटियां। पांचवा, नरेश मेहता, संशय की एक रात, बन पांखी। छठवां, गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण। सातवां, भारत भूषण अग्रवाल, ओ अप्रस्तुत मन। नई कविता: प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा है। वस्तुतः नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोगा हुआ जीवन यथार्थ है। नई कविता परिस्थिति की उपज है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार मनुष्य की व्यवस्था, असहायता तथा निरूपयता सामने आई और उसने अस्तित्व का संकट अनुभव किया। नई कविता को वस्तु की अपेक्षा शिल्प की नवीनता ने अधिक गंभीर चुनौती दी है। नए शिल्प अपनाना और परंपरागत शिल्प को तोड़ना दुष्कर कार्य था। अतएव कुछ कवियों को छोड़कर छोटी मोटी कविताओं की प्रचुरता रही और प्रभावशीलता की दृष्टि से ये छोटी छोटी रचनाएं भी बड़े बड़े वृत्तांतों से कहीं अधिक सफल बन पड़ी। घुटन, आक्रोश और नैराश्य में व्यंग्य का जन्म लेना स्वाभाविक था, इसलिए नई कविता में व्यंग्य की भी प्रधानता रही है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं: पहला, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। दूसरा, प्रयोगों में नवीनता। तीसरा, क्षणवाद को महत्व। चौथा, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। पांचवा, कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध। छठवां, बिंब और सातवां, व्यंग्य प्रधान रचनाएं। नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं: पहला, भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। दूसरा, कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। तीसरा, शमशेर बहादुर सिंह, काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने, बात बोलेगी हम नहीं। चौथा, जगदीश गुप्त, नाव के पांव, शब्ददंश, बोधि वृक्ष, संबूक आदि। पांचवा, दुष्यंत कुमार, इनकी रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साय में धूप। छठवां, श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ, भटका मेघ,
माया दर्पण मगध। 7वां रघुवीर सहाय, इनकी रचनाएं हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो आत्महत्याओं के विरुद्ध। 8वां नरेश मेहता, वनपांखी सुनो बोलने दो चीड़ को उत्सव। नवगीत, कविता के प्रति बढ़ती हुई वितृष्णा को कवियों और गीतकारों ने भी अनुभव किया। उन्होंने गीतों के छंद, लय, ताल और आंचलिकता के माधुर्य को बनाए रखने का निश्चय किया। समकालीन संवेदना, शोषण और उत्पीड़न को विषय बनाए रखने की प्रतिज्ञाबद्धता बनाए रखी। नई कविता की तरह उन्होंने परंपरा विरोध को नहीं पाला, अपितु परंपरा में जो भी सुष्ठु और सौकर्य समझा उसे स्वीकार किया। इसी को गीत के विकास के रूप में नवगीत की संज्ञा प्राप्त हुई, जिसे नई कविता और गीत की संकर सृष्टि कहा जा सकता है। इस तरह नवगीत ने जहां नई कविता को छिन्न भिन्न होने से बचाया, वहीं गीत को प्रशंसात्मक और आत्ममुग्ध भाव दशा से बाहर निकालकर समकालीन बनने के लिए सम्मोहित किया। इन गीतकारों में सोम ठाकुर, शंभुनाथ सिंह, आनंद मिश्र आदि हैं, जो नवगीत में छंद वैविध्य के साथ नई जमीन तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख नवगीतकारों के नाम और उनकी रचनाएं। पहला वीरेंद्र मिश्र, झुलसा है छाया नट धूप में गीतम। दूसरा शंभुनाथ सिंह, इनकी रचनाएं हैं दर्द जहां नीला है नवगीत दशक। तीसरा रमानाथ अवस्थी, बंद न करना द्वार। चौथा सोम ठाकुर, एक ऋचा पाटल की। लोकगीत जीवन की संवेदना, बोलियां लोक संस्कृति और लोक जीवन के अनेक पक्षों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। बोलियों में माटी की सौंधी गंध समाई रहती है। इनमें प्रकृति और मनुष्य के संवेदना का अद्भुत समन्वय होता है। बोलियों में आंचलिकता का भाव इसी प्राकृतिक विभिन्नता के कारण आ जाता है। पहाड़ी क्षेत्र, समतली क्षेत्र, जंगली क्षेत्र का प्रभाव भी बोलियों की बनक ठनक में अपनी अस्मिता व्यक्त करता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बोली जाने वाली बोलियों में बघेली, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी के साथ गोंडी, भीली आदि बोलियों का समावेश है। ये सभी आंचलिक बोलियां मध्य प्रदेश के लोक साहित्य को समृद्ध करती हैं। लोकगीत अपनी संगीतात्मकता के कारण अधिक प्रभावशाली होते हैं। लोक गायकी के अनेक रंग लोकगीतों की विभिन्न लयों को प्रकट करते हैं। लोकगीत और लोक नाट्यों का समन्वय दृश्य काव्य जैसा प्रभाव डालता है। लोक नृत्य और लोक नाट्यों में लोक गायकी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अर्थात लोकगीत स्वतंत्र रूप से भी गाए जाते हैं और नृत्य और नाटकों के आयोजन में भी गाए जाते हैं। लोकगीत समानतः विभिन्न सामाजिक पर्वों, उत्सवों, व्रतों, त्योहारों पर भी गाए जाते हैं। इन सबके आयोजन के निमित्त भिन्न भिन्न तरह के लोकगीत हैं। सावन कजलियां, दिवाली, होली आदि अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों की लय और इनकी विषय वस्तु भिन्न भिन्न होती है। व्रतों, उपवासों के आधार पर भी लोकगीतों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वासों का समायोजन रहता है। लोकगीत सामाजिक परंपराओं में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जन्म उत्सव के विभिन्न चरणों पर गाए जाने वाले लोकगीतों की लय बदलती रहती है। इसी तरह से विवाह में पानी भरने गई मटियाना, उबनी, भांवर, बेटी की विदा, पंगत आदि के अवसरों के भिन्न लोकगीत हैं। इन लोकगीतों में बदलते सामाजिक आयामों को भी आत्मसात किया गया है। लोकगीतों का संबंध श्रम से भी है। लोक के विभिन्न व्यवसाय कार्यों के लिए लोकगीतों की अपनी भूमिका निर्धारित है। कृषि प्रधान समूह में खेत जोतते हुए, बोवनी करते हुए
दाम्भ चलाते हुए, उगाहिनी करते हुए लोकगीत गाए जाते हैं। इस तरह गाए जाने वाले लोकगीतों में सृजन की प्रसन्नता तो समाहित रहती ही है, यह कर्म की उपलब्धि का उत्सव भाव भी समेटे रहते हैं। प्रिय बच्चों, इसी के साथ एक बार हम पुनः अभिवादन करते हैं। जय हिंद।